जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है यूपीएससी पेट एग्जाम के लिए, जिसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका एग्जाम डेट आपका जारी हो चुका है। 17 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक इसका एग्जाम होने वाला है। और आज का यह क्लास आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। अगर आपने तैयारी नहीं किया है और चाहते हो कि आपका इसमें एक सीट पक्का हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाएंगे साथियों, जो सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा। भारत के पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, उसका आधिकारिक मुद्रा क्या है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? सबसे पहले तो हम बता दें कि भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ ही लगता है। आपके पेपर में पूछेगा कि भारत का जो स्थल सीमा है किस देश के साथ सबसे लंबा लगता है, तो बांग्लादेश के साथ। भारत की स्थल सीमा किसके साथ सबसे लंबा लगता है? बांग्लादेश के साथ। कितना लगता है? तो याद रखिएगा 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। अगर यहाँ पर पूछेगा कि इसका आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो आप बिल्कुल सही करोगे, टक्का, ऑप्शन नंबर बी। इसका राजधानी भी आपके पेपर में पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा ढाका। और यहाँ पर बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? आपके पेपर में बनेगा। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। बांग्लादेश के संसद को हम लोग जातीय संसद के नाम से जाना जाता है, आपके पेपर में बनेगा। ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे में रुपया की बात करें, तो ये कई देशों की मुद्रा है। जैसे में हमारा इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो रुपया तो आपको याद ही होगा। अगर हम बात करें क्यात, क्यात किस देश की मुद्रा है? तो क्यात आपका हो जाएगा जाकर म्यांमार का। कहाँ का ये मुद्रा हो जाएगा? म्यांमार का। क्यात कहाँ की मुद्रा है? म्यांमार का। या म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। इसका राजधानी क्या हो जाएगा? जैसे में क्यात, क्यात जो है हमने बताया म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगा? तो नेपिडो हो जाएगा। आप याद रखिएगा, ये सवाल आपके पेपर में हुबहू बनेगा। और ये जो सवाल आपको बता रहे हैं, ये कोई पिछले 5 सालों से आपके पेपर में पूछे गए हैं। इस वीडियो में आपको 5 सालों का, पिछले सालों का जो भी प्रश्न पूछा गया वो आपको करवाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न बनते हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। जैसे में अगर हम नगरुल्टम की बात करें, एक इसका बात करें, तो एक कहाँ की मुद्रा हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा, नगरुल्टम हो जाएगा आपका भूटान का। एक कहाँ का मुद्रा हो जाएगा? भूटान। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में आएगा। एक कहाँ की मुद्रा हो जाएगा? भूटान। आप याद रखिएगा। फिर से एक बार हम सारे सवालों को आपको अच्छे से कवर कर देते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। भारत के पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, उसका आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो उससे पहले हम बता दें कि भारत की जो स्थल सीमा सबसे ज्यादा जो लगती है बांग्लादेश के साथ ही लगती है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। इसकी मुद्रा का नाम है टक्का, इसकी राजधानी है ढाका, याद रखिएगा। और इसके संसद को क्या कहा जाता है? तो जातीय संसद कहा जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें रुपया, तो ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल का मुद्रा हो जाएगा। अगर क्यात की बात करें, तो क्यात हमने आपको बताया कि ये म्यांमार की मुद्रा हो जाएगा। कहाँ की मुद्रा हो जाएगा? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी होता है नेपिडो। कहाँ होता है? नेपिडो। अगर हम नगरुल्टम की बात करें, तो ये भूटान का हो जाएगा। भूटान की राजधानी होती है थिम्पू। आप याद रखिएगा। ठीक है ना। हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब आप सभी का कमेंट में आना चाहिए। डॉलर कहाँ की मुद्रा है? डॉलर कहाँ की मुद्रा है? आप सभी जवाब दोगे कमेंट में। डॉलर कहाँ की मुद्रा है? आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दोगे। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर के लिए बना है। देखिएगा, ये सवाल आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ करके पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखिएगा, ये कई बार आपके पेपर में सवाल आ चुका है, तो इस पर ज्यादा फोकस आपको करना है। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे। आप कहोगे सर ये अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। वो भी राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, आपके पेपर में बनेगा। फिर से मैं एक बार आपको क्लियर करता हूं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन
किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में। कहाँ में हुआ था? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। अगर आपके पेपर में पूछे कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो द्वितीय जो हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय किस में हुआ था? कालाशोक में। ठीक है, याद रखिएगा। और एक कहाँ में हुआ था? वैशाली में। काला द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली कालाशोक के शासनकाल में। अगर तृतीय की बात करें तो ये अशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के समय में। कहाँ में हुआ था? पटना में। तृतीय आपका कहाँ में हुआ था? पटना में, आप याद रखिएगा। तृतीय आपका कहाँ में हुआ था? पटना में। ठीक है ना। अगर हम बात करें चौथा कहाँ हुआ था, तो चौथा किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। ठीक है ना। देखिए कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसमें से कोई एक सवाल आपके पेपर में हूबहू यहीं से आपको देखने को मिलेगा। पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ। तो ये तीनों चारों आप याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला जो हुआ था अजात शत्रु, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। जो द्वितीय हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। ठीक है, ये भी क्लियर है। तीसरा आपका हुआ था अशोक के समय में, पटना में हुआ था। ठीक है, चौथा आपका हुआ था कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में, कश्मीर में हुआ था। क से कनिष्क, क से कश्मीर, चौथा जो हुआ था से। ठीक है, आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से कवर कर रहे होंगे। जो बच्चा नए हैं, हाँ, यह आपका प्रैक्टिस सेट 1 हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि डेली हम ऐसा क्लास लाएं तो आप इस चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली आपका एग्जाम तक हम आपको ऐसे ही क्लास देंगे जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आप चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो पर कम से कम 500 से ज़्यादा कमेंट आ जाता है तो इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 लेके आएंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग क्लास देखते हो या नहीं। तो चलिए आप लोग बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ताकि हम अगला क्लास आपके सामने प्रोवाइड कर सकें। चलिएगा 3 नंबर का सवाल देखिएगा, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में। आपके पेपर में बनेगा कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 में किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? मतलब यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था। ठीक है, तो पहले हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। याद रखिएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। और यहाँ पर सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका 1192 में हुआ था। और किसने हराया था ये भी आप समझ लो, ये आपका हराया था मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करेंगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम इसमें आपको 50 से ज्यादा ओनली अभी जीके बताएंगे, और इसमें जो बच्चा 33 प्रश्न सही कर देगा, मान लो कि 33 प्रश्न सही कर देगा, उनका मानो इसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए जवाब दोगे। हाँ, अकबरनामा। अकबरनामा और आईने ए अकबरी की रचना किस इतिहासकार ने किया था? आपके पेपर में आएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा और आईने ए अकबरी की रचना किस इतिहासकार ने किया था? बिल्कुल आप सही करोगे, अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। अकबरनामा और आईना ए अकबरी की रचना किस इतिहासकार ने किया था? अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर अभी तक आप मेरे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो कैसे करना है वहाँ पर देखिए, उसको करने के लिए आपको मेरा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 9334 517119। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको क्या करना है, यूपी ट्रिपल एससी लिखकर मैसेज करना है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी लिखकर आपको मैसेज करना है। उसके बाद मेरे तरफ से एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है ना। जुड़ने से फायदा होगा, जो भी क्लास होगा उसका फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा। साथ में जो भी डेली क्लास होगा सबसे पहले पता चलेगा, एवं ऑल इंडिया जो भी नई वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में
हाँ, किन दो भाइयों ने किया था? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में किन दो भाइयों ने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, यहाँ से दो सवाल तो पहले आपका क्लियर हो गया। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 में। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने, दो भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल देखिएगा, 6 नंबर काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। कोशिश कीजिए आप लोग जवाब देते चलेगा, लास्ट में हम आपसे स्कोर पूछेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सबसे पहले तो आप याद रखोगे, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, चलेगा। तो इसके विरुद्ध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन का, तो यह आंदोलन हुआ था 1920 में। यह आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, तो यह आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1930 में। ये चारों पांचों आप याद रखिएगा, कोई एक सवाल आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। हम पूछेंगे आपसे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका जवाब आप सभी का कमेंट में आना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड, हाँ, कब हुआ था? आप लोग कमेंट में जवाब दोगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। अगला चलिए, अगला सवाल देखिएगा, काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? ठीक है ना, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी जो व्यक्ति थे, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते, तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? आप बताइएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, प्रथम में नहीं होगा, द्वितीय। द्वितीय 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और कहते हैं ना कि मेहनत करते रहो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है ना, मेहनत आपको करते रहना है। आपका एग्जाम डेट तो जारी कर दिया गया है 17 अक्टूबर से, तो आपके पास ज़्यादा तो समय है नहीं। अगस्त तो खत्म ही होने वाला है, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं। आप ये एक चैनल पर ही टिके रहो, चाहे आप मेरे पास क्लास देखो या आपको जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ पर ही देखो, लेकिन एक जगह ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका ज़्यादा रिजल्ट होने की संभावना है। ठीक है ना, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? बिल्कुल आप सही करोगे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? बिल्कुल आप सही करोगे, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। करो या मरो कब हुआ का नारा कब दिया गया था? तो वहीं 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। बाकी आपको बता दें, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, बता सकते हो? चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल देखोगे कितना इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा। जो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था उसके बारे में सवाल यहाँ पर है, तो जब भी ये वाला सवाल आए, काकोरी ट्रेन कांड, तो आप 1925 सही करोगे। ऑप्शन नंबर बी, काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? 1925 में। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? 1925 में। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? आपके पेपर में आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया है? बिल्कुल आप सही करोगे, 1929 लाहौर। ऑप्शन नंबर ए, 1929 लाहौर, 1929 लाहौर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 लाहौर। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, 11 नंबर आपका सवाल है, भारत का मानक समय रेखा 82.82 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बिल्कुल आप सही करोगे, भारत का मानक समय रेखा 82.82 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, 5 राज्यों से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलिए,
12 नंबर आपका सवाल है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? बिल्कुल आप सही करोगे, अनाई मुड्डी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? अनाई मुड्डी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अनाई मुड्डी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? अनाई मुड्डी। ठीक है ना? चलिए, जवाब देते चलेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे। जो माजुली द्वीप है वह किस नदी द्वीप पर स्थित है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए, या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। ये भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? आपके पेपर में आएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चलो, 15 नंबर सवाल आपका है जो पेपर में बनेगा। देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही करोगे। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही करोगे। यह असम में है और यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। गुजरात, जो गुजरात में है वह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे तो बहुत सारे सभी राज्य में अपना अपना राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो अपने लिए फेमस है। ठीक है ना? चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? आपके पेपर में आएगा। ठीक है, चलो, तो हरित क्रांति का जनक हम लोग डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। और और यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो फसल से, कृषि से। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि से। आप याद रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, याद रखिएगा। ठीक है, आपके पेपर में बनेगा। चलिए, 17 नंबर आपका सवाल है, नीति आयोग की स्थापना किस तिथि को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था? बताइएगा, नीति आयोग की स्थापना किस तिथि को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था? याद रखिएगा, नीति आयोग का स्थापना हुआ था जो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था, लेकिन वो किस तिथि को आयोजना आयोग के स्थान पर किया गया था? आपके पेपर में बनेगा, तो ये याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। जैसे में इस योजना का पहले को जो नाम था योजना आयोग था, लेकिन उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? नीति आयोग। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो सीधे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होता है। आपके पेपर में बनेगा, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का स्थापना फिर कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? ठीक है, आपके पेपर में आएगा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे। 101वां ऑप्शन नंबर बी, 101वां संशोधन द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलो, 19 नंबर सवाल, 19 नंबर आपका सवाल है, 1969 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, 1969 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे, पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इजी इजी लेवल सवाल है, तो आप लोग जवाब देते चलोगे, हम लोग भी थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है ना? चलिए, 21 नंबर सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत के अंत से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलिए,
22 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? 22 नंबर आपका सवाल है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? बताइएगा, संविधान बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? बिल्कुल आप सही करोगे, अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय का? अनुच्छेद 32 को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है ना। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, 73वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां संशोधन द्वारा। चलिए, 24 नंबर आपका सवाल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बिल्कुल आप सही करोगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बिल्कुल आप सही करोगे, अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 61। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? ठीक है, बताइएगा। 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? स्वर्ण शीर्ष समिति, ऑप्शन नंबर बी। ये स्वर्ण शीर्ष समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। याद रखिएगा, ये सारे सवाल जो है आपके पेपर में बनेंगे। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसका मात्रक है? दूरी का, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? बताओगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, ए होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आप याद रखिएगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, यकृत लिवर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? यकृत लिवर। चलेगा, संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन सी। क्या पाया जाता है? विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में आएगा। चलिए, आपका आने वाला 30 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट, क्या होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर, याद रखिएगा। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। वोल्ट किसका होता है? वोल्ट जो होता है, वोल्ट वोल्टामीटर का होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, 31 नंबर आपका सवाल है, विश्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, 5 जून, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करोगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल आप सही करोगे, न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए,
आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? आपके पेपर में आएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का संबंध किस राज्य से है? बिल्कुल आप सही करोगे। कथक कहाँ का फेमस है? कथक ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का। और भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। आप याद रखिएगा, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। ओडिशा का क्या होगा? ओडिया हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, आपके पेपर में बनेगा। विंग्स ऑफ फायर निम्नलिखित में किस महान व्यक्तित्व की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? आप बिल्कुल सही करोगे, बिल्कुल सही करोगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या करोगे? सही करोगे। विंग्स ऑफ फायर निम्नलिखित में किस महान व्यक्ति की आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल देखना। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नान घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नान घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? आप बता सकते हो, आपके पेपर में बनेगा। मोहनजोदड़ो का खोज जो किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है। उत्तर प्रदेश के झांसी और महोबा क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य बुंदेल खंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है? ठीक है, आपके पेपर में बनेगा। माने कौन सा जो नृत्य है वो फसल के समय, कटाई के समय किया जाता है, बताओगे आप। आपके पेपर में बनेगा तो शायरा, जिसको शायरा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के प्रदान के लिए दिया जाता है? ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप सही करोगे। ये जो दिया जाता है 6 क्षेत्रों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए, 38 नंबर आपका सवाल है कि अगर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या होना चाहिए? अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, चुनाव लड़ना है, तो आपका न्यूनतम आयु 25 ईयर्स होना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपाल बनना है तो आपका उम्र 35 वर्ष। अगर आपको मतदान करना है तब आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। पहले इसका उम्र जो था 21 वर्ष था, लेकिन 161वां संशोधन द्वारा हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले मतलब 21 वर्ष पर आप वोट दे सकते थे, लेकिन अब क्या है, 18 वर्ष पर आप मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कोणार्क में। कोणार्क में। कोणार्क कब है कहाँ में? आप बिल्कुल सही करोगे, ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए। कोणार्क है कहाँ में? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। 39 का ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 40 नंबर आपका सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, आपके पेपर में बनेगा, बिल्कुल आप सही करोगे। इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये आपका बिल्कुल सिंपल हो गया, आपके पेपर में बनेगा। चलिए, 41 नंबर सवाल। 2024 के पेरिस ओलंपिक खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? बता सकते हो, 2024 के पेरिस ओलंपिक खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? बिल्कुल आप सही करोगे, 6। कितने पदक जीते थे? 6। ऑप्शन नंबर बी। कितने पदक जीते थे? 6। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आप बिल्कुल सही करोगे। कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री थे बिहार के ही थे। ऑप्शन नंबर बी। उनको मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सवाल आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। चलिए, 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि रूप से किस हिंदी फिल्म को चुना गया था? बताओगे, किसको चुना गया था? 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस हिंदी फिल्म को चुना गया था? बिल्कुल सही करोगे, लफाता लेडीज। ऑप्शन नंबर बी, लफाता लेडीज को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ISOR इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के प्रक्षेपित किए गए भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या था? आदित्य L1। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान पर प्रक्षेपित किया गया मिशन का नाम था चंद्रयान 3। आप याद रखिएगा, सूर्य का जब भी बात करेगा आदित्य L1 आप सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। चलिए,
2024 में आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था? आपके पेपर में बनेगा। बिल्कुल आप सही कीजिएगा, आपके पेपर में आएगा। इटली ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? 2024 में आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था? इटली ने। चलिए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता था? बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में बनेगा। ये जीता था भारत ने। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलिए, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, आपके पेपर में आएगा। ठीक है, 47 नंबर का सवाल हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। आइए, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की अस्थिल्थ और स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? आपके पेपर में बनेगा। ऑप्शन नंबर बी INS वाक्सीर। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलिए, 49 नंबर सवाल है, ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? बिल्कुल आप सही करोगे। बिल्कुल आप सही करोगे। 39वां ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। आज का आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व के सबसे लंबे कैनोपी वॉक और पर्यावरण पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो पीलीभीत में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपने कितना प्रश्न को सही किया और स्कोर करके कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना? अब 50 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट में आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो सारा का लिंक आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।